Assalamu alaikum, I'm Gibran Sheikh, and we're going to continue where we left off last time, and that was impact of inflation on cash flows. Okay, inflation का क्या impact होता है cash flows पे? For that, just for purpose of recap, we're going to go through what we discussed in the last lecture, जिसमें क्या था कि constant dollar analysis था. इसमें क्या था, व्हाट इज कांस्टेंट डॉलर एनालिसिस, डिटेल में डिस्कस किया था लास्ट टाइम. एक सिंपल सी एग्जांपल भी थी जिसके हमने पहले क्या था कि कांस्टेंट डॉलर से हमने इसे कैलकुलेट किया था एक्चुअल डॉलर पे, और देन वी टुक इट बैक, और एक एग्जांपल में हमने एक्चुअल डॉलर से कांस्टेंट डॉलर पे हम उसे रिकैलकुलेट किया था या रिसॉल्व करके लेके आए थे वैल्यूज को. लेकिन अब इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैपिटल बजटिंग, व्हाट इज इट, कि इसमें है क्या, व्हाट इज एक्चुअली कांस्टेंट डॉलर एनालिसिस. नाउ वी गोना डिस्कस एज वी डिस्कस्ड लास्ट टाइम भी हमने यही डिस्कशन की थी कि क्या होगा या इसका इम्पैक्ट क्या है. वेयर इन दिस लेक्चर जो बेसिक हमारा फोकस होगा तो इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन कैश फ्लोज. और इसमें एक चीज हमने वो देखनी है कि दैट वुड बी, हम लास्ट में जाके जो करेंगे IRR और NPV. एक्चुअली NPV पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी ऑब्वियसली. इफ यू वांट टू कैलकुलेट IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, तो उसके लिए आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी. थोड़ी सी हम एड लेंगे एक्सेल से इन दिस लेक्चर फॉर पर्पस ऑफ टाइम सेविंग के लिए हम थोड़ी सी एक एग्जाम्पल है सॉल्व, उसमें हम देखेंगे. और फॉर दैट वी आर गोना यूज एक्सेल को यूज करेंगे. एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम डिटेल में नहीं जाएंगे कि हाउ डू यू पुट आउट दी वैल्यूज या स्लॉट दी वैल्यूज फॉर इलस्ट्रेटिव. ये क्या होगा, इलस्ट्रेटिव पर्पजेस के लिए मैं यूज कर रहा हूँ. इंशाल्लाह इन अपकमिंग लेक्चर्स उसके अंदर हम ये देखेंगे डिटेल में कि हाउ कैन यू डिड्यूस, या आप कैसे कैलकुलेट कैसे करेंगे या कैलकुलेशंस कैसे होंगी विद रिगार्ड्स टू एक्सेल. इसमें देखें एस्टिमेट्स, एक्चुअल में कांस्टेंट डॉलर एनालिसिस कम बैक टू द टॉपिक ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज इन कांस्टेंट डॉलर. यानी सारे फ्यूचर डॉलर वैल्यूज जो हैं उसे क्या करता है, फ्यूचर कैश फ्लोज की वैल्यू को कांस्टेंट डॉलर में लेते हैं. और इसमें हम क्या लेंगे, आई बार को या हम क्या लेंगे एज एन इंटरेस्ट रेट टू फाइंड इक्विवेलेंट वर्थ. यानी इक्विवेलेंट वर्थ से मुराद ये कि अगर फ्यूचर में हमारे जो कैश फ्लोज होंगे उसकी क्या इक्विवेलेंट वर्थ होगी विद रिस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन के बाद. और एक्चुअल डॉलर क्या है कि एक्चुअल डॉलर एनालिसिस में हम क्या करेंगे, ये वो दो, दीज आर टू मेथड्स जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किए थे, लेकिन हम डिटेल्स में नहीं गए थे. वी लेफ्ट इट फॉर दिस लेक्चर. इसमें देखें पहली चीज क्या होगी कि इसमें देखें आप क्या करें, एक्चुअल डॉलर एनालिसिस अगर यूज करेंगे तो इसमें एस्टिमेट करेंगे फ्यूचर कैश फ्लोज को इन एक्चुअल डॉलर, एंड इसमें क्या करेंगे, हम सिंपल आई को लेंगे एज इंटरेस्ट रेट टू फाइंड इक्विवेलेंट वर्थ. इसमें इक्विवेलेंट वर्थ में हम कैलकुलेट करेंगे जैसे पहले भी इधर भी हमने डिस्कस किया, लेकिन इसमें इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा डिफरेंस होगा. वो क्या डिफरेंस होगा लेटर ऑन हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे. देखें कांस्टेंट डॉलर एनालिसिस के क्या होगा, इन एब्सेंस ऑफ इन्फ्लेशन, इन एब्सेंस ऑफ इन्फ्लेशन रेड में दिया हुआ है कि अगर इन्फ्लेशन नहीं होगी ऑल इकोनॉमिक एनालिसिस अप टू पॉइंट इज इन फैक्ट. यानी कि अगर इन्फ्लेशन नहीं होगी तो जो आपने फॉर एग्जांपल नेट प्रेजेंट वैल्यू की एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए आपने कहा कि मैं कहता हूँ एनपीवी 500 थी सपोज कर लेते, और उसके लिए क्या था 3 ईयर प्रोजेक्ट था. इसमें पहले साल में 100 थी, सेकेंड ईयर यू गॉट 200, थर्ड ईयर में फिर 100 थी. तो इसे हम एडअप करेंगे दैट वुड बी 500 आ जाएगी. क्योंकि इन्फ्लेशन ये है इसलिए हमें फर्दर रीएडजस्टमेंट
इसकी ये जो कैश फ्लोज हैं आपके, इसकी हमने फर्दर रीएडजस्टमेंट नहीं करनी या हमें ज़रूरत ही नहीं होगी। इस कॉमन इसमें देखें एक चीज़ जो है दैट इज पब्लिक प्रोजेक्ट्स। पब्लिक प्रोजेक्ट से क्या मुराद है? दीज आर बेस्ड, जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव टू कीप इन माइंड का फाइनेंशियल प्लानिंग या कैपिटल बजटिंग की जहां तक बात करते हैं, ये सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर पे नहीं, पब्लिक सेक्टर पे भी ये काफी अप्लाई होती है। पब्लिक सेक्टर में ऑल्दो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, व्हेन यू टॉक अबाउट पब्लिक सेक्टर, आपका मेजर ऑब्जेक्टिव इज नॉट इट्स नॉट टू मेक प्रॉफिट। आपका मेजर ऑब्जेक्टिव है कि प्रॉफिट आपने नहीं कमाना, आपने क्या करना है, यू हैव टू प्रोवाइड सर्विसेज, और एंड रिजल्ट इसका जो होता है दैट इज सोशल बेनिफिट। तो उसमें क्या होता है, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे हमने कहा पब्लिक सेक्टर में इसे इंक्लूड किया जाता है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह से मुराद क्या होगी कि वो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट जिसका एंड रिजल्ट क्या होगा कि आपने क्या करना, सोशल बेनिफिट प्रोवाइड करना। फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट रोड बनाती है तो उसका क्या है कि गवर्नमेंट को उसका कोई फायदा नहीं, इट्स टोटली टू डू विद के उसका इनपुट होगी पैसे की, एंड इन द रिजल्ट इट मे नॉट नेसेसरी भी कि अगर मोटरवे की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है गवर्नमेंट को कुछ पैसा या रेवेन्यूज आ रहे हैं, लेकिन उसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था, टू प्रोवाइड अ सर्विसेज या सोशल वेलफेयर था उसका मेजर ऑब्जेक्टिव। इट वाज नॉट टू मेक प्रॉफिट, या प्रॉफिट अगर आता है दैट्स फाइन, अगर नहीं भी आता है दैट इज वन थिंग। उसकी एग्जांपल अगर आप लेंगे तो गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज की एग्जांपल ले लें। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की जो फी होगी दैट वुड बी यही वजह है कि गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज जो हैं उनकी फी या स्कूल्स की फी दे वुड बी कंपैरेटिवली लॉट लेस देन प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर की जो होगी उनकी फी से बहुत ही कम होगी, ऑलमोस्ट फ्रैक्शंस पे होगी। नाउ इसमें देखें बिकॉज गवर्नमेंट डू नॉट, और एक चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है कि गवर्नमेंट का एक तो हमने वो की एक्चुअली गवर्नमेंट डू नॉट पे इनकम टैक्सेस। गवर्नमेंट ने क्या है, इनकम टैक्सेस नहीं देने होते, या गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे क्या होगा, इनकम टैक्स वगैरह की एप्लीकेशन नहीं होती। प्राइवेट सेक्टर में क्या है, प्राइवेट सेक्टर की अगर आप बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, क्योंकि उन्होंने इनकम टैक्स देना है तो उसके लिए क्या होगा, एक्चुअल डॉलर एनालिसिस ज्यादा बेहतर होता है, या उसके लिए हम एक्चुअल डॉलर एनालिसिस यूज करते हैं। एक्चुअल डॉलर एनालिसिस में हमने लास्ट टाइम भी पढ़े थे, देयर वर टू मेथड, जिसमें क्या था, मेथड वन डिफ्लेशन मेथड और मेथड टू क्या था, एडजस्टेड डिस्काउंट मेथड। इसमें क्या है कि डिफ्लेशन मेथड की अगर आप बात करते हैं, हैव कॉमन परचेजिंग पावर, आपने क्या करना है कि डिफ्लेट कर देना है या सारे कैश फ्लोज को इस तरह कैलकुलेट करना है या उनकी इक्वलेंट ले लेनी है विद रिस्पेक्ट टू परचेजिंग पावर, यानी फ्यूचर के जितने कैश फ्लोज हैं उनकी बराबर परचेजिंग पावर है। फॉर एग्जांपल Y1, Y2 एंड Y3 की एग्जांपल लेता हूँ, इसमें 100, 200 एंड 300, जबकि Y0 की जो है दैट वुड बी, हमने कहा कि इसमें 100 में आप $100 में यू कुड बाय 100 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। इसमें 100 लीटर पेट्रोल ले लेते थे $100 में। अब आपने क्या करना है कि आपने ये देखना है कि इसमें कितना होगा, कॉमन परचेजिंग पावर पे आपने लेके आना है कि आपने इस तरह वो करना है कि इसमें कितना हो, दैट शुड बी 200 लीटर्स और इसमें 300 लीटर्स पेट्रोल इसमें आप परचेज कर सकें, सिंपली बिकॉज। तो इसमें क्या होगा, आपने अर्निंग पावर कंसिडर करनी है। यू आर नॉट गोना बेस योर एनालिसिस ऑन दिस, एक्चुअली आपका एनालिसिस किस पे बेस होगा
कि ये परचेजिंग पावर पे ये कितना पेट्रोल आप परचेज कर सकेंगे। $100 में कितना होगा, $200 में कितना, $300 में आप कितना पेट्रोल परचेज कर सकेंगे। तो आपने करना क्या है कि इसमें कितने डॉलर होंगे कि वो 100 लीटर परचेज कर ले, यानी बेस लाइन आपने थोड़ी सी डिफरेंट कर ली। मेथड 2 में क्या है, एडजस्टेड डिस्काउंट। इसमें आपने क्या करना है, सिंपली इसमें जो अपने पहले 2 स्टेप्स थे, पहले में क्या था, कॉमन परचेजिंग पावर पे कंसिडर करनी थी अर्निंग पावर, इसमें दोनों को कंबाइन करके एक ही स्टेप में लेके आना है। कैसे, जैसे इसमें आपको दिया हुआ है। ओके, इसमें देखें आपने करना क्या, एज कन्वर्ट एक्चुअल डॉलर्स इनटू कांस्टेंट डॉलर, जैसे कि स्टेप 1 में था। नाउ इसमें हमने क्या किया, ये आपके पास ईयर्स हैं, टाइम पीरियड, you got time periods here 2, 3, 4 and 5। इसमें देखें कैश फ्लोज है, ये क्या है, वंस अगेन इनिशियल आउटफ्लोज, देयर योर आउटफ्लोज। और डिफ्लेशन फैक्टर कितना है, हमने क्या कहा था, दैट इज हमेशा इसका क्या कहा, ये 0 में दैट वुड ऑलवेज बी 1। इन्फ्लेशन फैक्टर और डिफ्लेशन फैक्टर, कंपाउंडिंग फैक्टर, वट एवर यू वांट, जो भी आपने वो करना है, तो ये हमेशा 1 ही आएगा। तो इसमें क्या होगा, कांस्टेंट डॉलर कितना हो जाएगा, दैट वुड बी 75,000। नेक्स्ट उसमें क्या है, यू गॉट कैश फ्लो ऑफ 32,000, 35,700, 32,800, 29,000 एंड लास्ट में कितना है, 58,000। अब इसने आपने किया है कि यू आर एक्चुअली डिफ्लेटिंग इट। डिफ्लेट करके आपने क्या करना है, जैसे हमने पहले भी कहा था परचेजिंग पावर, डिफ्लेट किया तो इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी रह जाती है, इंस्टेड ऑफ कि पहले हम क्या करते थे, इसे +1 रखते थे, लेकिन अब हमने क्या किया, -1 रख दिए। उसका भी सेम इम्पैक्ट ही होगा जैसे आप क्या करते हैं, डिस्काउंट कर रहे हो। तो इसे जब इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, इफ यू सॉल्व इट यू विल कम टू दिस वैल्यू। थोड़े से राउंडिंग एरर्स अगर हो तो जस्ट इग्नोर देम, लेकिन क्योंकि ये लास्ट फिगर्स में एज यू कैन सी कि ये फिगर्स में कोई एज सच वो नहीं है कि राउंडिंग का एरर वगैरह इसमें हो। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, डिफ्लेटेड वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू दिस, दैट वुड बी 30,476। और यही काम हमने दूसरे के साथ किया है। देन वी कम टू 32,381 एंड इसमें देखें the values are actually quite less as compared to the actual cash flows। एक्चुअल डॉलर कैश फ्लोज और कांस्टेंट डॉलर में अगर आप वो करते हैं तो कांस्टेंट डॉलर में इसमें काफी डिफरेंस आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इक्विवेलेंट प्रेजेंट वर्थ, इसके लिए हमने क्या करना है, इसमें देखें ये ब्लू में आपको दिया हुआ है, इसके लिए दैट इज 75,000, फैक्टर वंस अगेन वही होगा 1 है। अब इसे हम क्या करें, फर्दर क्या करें, डिस्काउंटिंग करें फैक्टर्स की, और एट व्हाट रेट, एट 5% रेट। इसे फर्दर हमने क्या कर दिया, वी हैव डिस्काउंटेड इट। पहले हमने डिफ्लेट किया और इससे नेक्स्ट स्टेप में दोबारा इसे क्या किया, वी हैव जस्ट डिस्काउंटेड इट, कीपिंग 0 या फैक्टर को 5% को ही लेते हुए। तो अब देखें इसके एक्चुअल में कितनी हो जाती है, दैट कम्स डाउन, इसकी वैल्यू फर्दर डाउन हो गई है। फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट इट 30,000 का फर्दर अगर आप डिस्काउंट करेंगे या मल्टीप्लाइंग इट बाय डिस्काउंट फैक्टर मोस्ट ऑफ टाइम, दैट वुड बी गिवन टू यू। इन दिस केस हमने 5% एज्यूम किया, और इसमें देखें डिफ्लेटिंग फैक्टर जो था वो भी हमने 5% ही लिया था फॉर पर्पज ऑफ इलस्ट्रेशन, अदरवाइज दे बोथ कैन बी डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं या होंगे, इन रियल लाइफ दे वुड बी क्वाइट डिफरेंट। इसमें देखें इसे जब हम एंड अप करेंगे तो हमारे पास टोटल जो आ जाता है दैट इज 45,268। नाउ डिफ्लेटिंग मेथड में देखें, या डिफ्लेशन मेथड में हमने जो किया था, यहाँ पे इलस्ट्रेशन आपको दी गई है
इन टर्म्स ऑफ दीज राउंड बॉल्स, यानी कि ये फॉर पर्पज ऑफ इलस्ट्रेशन आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है, कन्वर्टिंग एक्चुअल डॉलर इनटू कांस्टेंट डॉलर एंड देन इक्विवेलेंट टू नेट प्रेजेंट वर्थ या प्रेजेंट वर्थ। इसमें सबसे पहले आपने एक्चुअल डॉलर्स लिए, वंस अगेन ये आपके पास, और these are the values which were given to you in the table, and then आपने क्या किया है कि आपने कांस्टेंट डॉलर में इसे कन्वर्ट किया है इन्हीं को, क्योंकि इसमें आपके पास जो फैक्टर था दैट वाज 1, इसलिए ये दैट वुड रिमेन 75,000। और उसके बाद आपने इन सारों का क्या था, इफ यू गो बैक टू दिस टेबल, इसमें आपने क्या किया था 1 + 0.5 रेज़ टू पावर -1 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि इसे मैं क्या कहता हूं कि इस अमाउंट को मैंने मल्टीप्लाई किया 1 + 0.05 रेज़ टू पावर -1, एंड इसे हमने मल्टीप्लाई किया द सेम, लेकिन इसमें हमने क्या किया 1.05 रेज़ टू पावर -2 एंड सो ऑन। यहाँ पे हमने लास्ट वन वुड बी -5, सिर्फ ये चेंज होगी, जो इसकी वैल्यू है दैट वुड बिकम -5। इसके बाद देखें तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट डॉलर में हमारे पास इसकी वैल्यूज आ गई, दैट वैल्यू वाज ऑब्टेन्ड आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस विद दिस, यानी कि फैक्टर से जो भी आपके पास फैक्टर आएगा। ऑलवेज कीप इन माइंड व्हेन यू आर माइनस, जब इसके टॉप पे माइनस वैल्यूज होंगी तो आपका फैक्टर जो होगा दैट वुड ऑलवेज बी, एक छोटी सी टिप है, दैट वुड ऑलवेज बी लेस देन 1, ये हमेशा लेस देन 1 होगा। और इसी की वजह से ये नाउ यू कैन गेट द आइडिया कि ये वैल्यूज दे आर बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, ये काफी ज्यादा कम होती जा रही है। इसमें देखें नाउ यू कैन सी कि अब हमने क्या किया, कांस्टेंट डॉलर से इसी नेट प्रेजेंट वर्थ के या प्रेजेंट वर्थ कैलकुलेट की, तो वंस अगेन इस पे भी डिस्काउंट फैक्टर वाज 1, और इसमें जो हमने लिया था दैट वाज कि डिस्काउंट रेट जो था 5% लिया गया था। तो इसमें आप देखें कि इसे फर्दर हमने डिस्काउंट किया, पहले नेट प्रेजेंट वर्थ कैलकुलेट की जिससे ये फर्दर इसकी वैल्यू डाउन हुई है, एंड देन इट बिकेम फर्दर, इसे जब आपने मल्टीप्लाई किया वंस अगेन, किसे मल्टीप्लाई किया, दिस फैक्टर, सेम फैक्टर से, कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई किया इसे 1.05 रेज़ टू पावर -5 से, तो इसकी क्या 45,000 केम डाउन टू दिस। नाउ इसमें देखें, अगर आप ये देखें तो अब इसकी टोटल कितनी होगी, इफ यू ऐड, और इसकी टोटल में देखें तो दैट बिकम्स रियली लो, या ये क्या हो जाता है, दैट इज रियली लो, दैट इज द सेम थिंग इलस्ट्रेटेड ओवर हेयर। इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो जाती है, इफ यू ऐड ऑल ऑफ दीज अप, ऑल ऑफ दीज कैश फ्लोस एंड सब्ट्रैक्ट दिस, तो आपके पास दैट इज योर नेट प्रेजेंट वैल्यू कम होगी। प्रीवियसली जो हम एनपीवी कैलकुलेशन में करते थे, वी यूज टू इग्नोर दिस फैक्टर, डिफ्लेशन फैक्टर हम नहीं लेते थे, जिसकी वजह से इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू काफी ज्यादा होती थी। इफ यू ऐड दीज अप, तो ये क्या होगी, दैट वुड बी कंसिडरेबली हायर देन दिस, इन दोनों में काफी बड़ा डिफरेंस होगा। तो दैट वुड गिव यू, द पर्पस ऑफ दिस एग्जांपल वाज टू गिव यू एन आइडिया कि यार इसका क्या इम्पैक्ट होता है, दैट वाज सॉर्ट ऑफ, यू कैन टेक इट कि यार इन्फ्लेशन वगैरह का क्या इम्पैक्ट होगा। अब देखें एडजस्टेड डिस्काउंट रेट हम कैसे वो कैलकुलेट करेंगे, या एडजस्टेड डिस्काउंट रेट मेथड से। इसमें देखें an डिवाइडेड बाय फर्स्ट स्टेप में क्या है, an डिवाइडेड बाय 1 + f रेज़ टू पावर n, और फर्दर उसकी डिवाइड किससे करना, 1 + i बार या i नॉट रेज़ टू पावर n। इफ यू गो बैक प्रीवियस लेक्चर में ही हमने वो क्या था कि व्हाट डू, इफ यू लुक एट इट, कि ये क्या इसका मतलब होगा, इसका क्या मतलब होगा, दैट इज यस दैट वुड बी कांस्टेंट डॉलर एनालिसिस में ये क्या होगी, इंटरेस्ट रेट होगा कांस्टेंट डॉलर का, और
एक्चुअल डॉलर का क्या होगा, सिंपल होगा. फॉर इन दिस केस दैट वुड बी योर एंड द अदर वन वुड बी, ये क्या होगा, सिंपल डॉलर एनालिसिस में. अब देखें इसके जब फंक्शन की ड्राइव करने की बात करते हैं, ये स्टेप 1 में आपने यू हैव टू पुट एवरीथिंग, दैट इज योर स्टेप 1 एंड देन यू टॉक अबाउट स्टेप 2. अगर वो करेंगे इफ यू सॉल्व इट तो क्या है कि ड्राइव करते हैं इक्वेशन, तो इसे क्या होगा, दैट इज डिवाइड हो रही है तो दैट बिकम्स दिस 1 प्लस एफ. और इसे हम फर्दर क्या करेंगे, द इक्वेशन बिकम्स. और इसमें देखें आपके पास ये डेरिवेशन इसकी दी हुई है कि हाउ डू यू ड्राइव इट एंड देन यू कम डाउन टू, या ये फार्मूला इसका आई का अगर आप फार्मूला लेते हैं तो उसमें क्या होगा, दैट इज इक्वल टू आई बार प्लस एफ बार एवरेज इन्फ्लेशन और द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज इन्फ्लेशन एंड दिस इंटरेस्ट रेट. इसमें देखें एडजस्टमेंट की एडजस्टेड डिस्काउंट रेट मेथड में अगर आप यही अप्लाई करेंगे तो दैट इज द सेम वैल्यू जो आपकी पहले थी. इसमें आपने क्या किया था, डिफ्लेशन मेथड में यू टुक दैट, या आपने 2 स्टेप्स किए थे. पहले स्टेप में आपने क्या किया था, सिंपली कन्वर्ट की थी एक्चुअल डॉलर को कांस्टेंट डॉलर वैल्यूज में. एंड स्टेप 2 में क्या किया था, नेट प्रेजेंट वर्थ में या प्रेजेंट वर्थ में किया था, डिवाइडिंग इट बाय सेम फैक्टर जो कि आपको था. इन दिस केस अगर आप वो करेंगे तो हाउ आर यू गोना डू इट, एडजस्टेड डिस्काउंट मेथड में आप ये दोनों काम एक साथ ही करेंगे. दे इसमें क्या है, आई बार प्लस एवरेज इन्फ्लेशन एंड प्रोडक्ट ऑफ दीज टू. इसमें क्या होगा, इसकी वैल्यूज देखें, आई बार 0.10, एवरेज इन्फ्लेशन जो थी दैट वाज 0.5 और इसे मल्टीप्लाई करें तो एक्चुअल में आपके पास डिस्काउंट रेट कितना आएगा, दैट वुड बी 15.5%. और आपने क्या करना है, सिंपली इसे आपने डिस्काउंट फैक्टर वंस अगेन जो मर्जी हो दैट. इसमें क्या कर रहे हैं, रादर देन टेकिंग 2 स्टेप्स हमने इसे कंबाइन किया और आपने एक डिस्काउंट रेट से इसे मल्टीप्लाई कर दें विच इज रिफ्लेक्टेड ओवर हेयर. एंड दिस प्रोसेस इज द सेम, यानी कि सिंपल सी बात है कि एक डिस्काउंट रेट वुड इंक्रीज रादर देन डूइंग इट इन 2 स्टेप. सिंपल सी ये कैलकुलेशन करके आप इसे एक ही स्टेप में कर लें. इसमें देखें इफ यू लुक एट द रिजल्ट, नेट प्रेजेंट वर्थ का और इसका रिजल्ट क्या है, द एंड रिजल्ट इज सेम. इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा, दैट वुड बी सेम. दैट इज अप टू यू के विच मेथड यू प्रेफर, या आप कौन सा मेथड प्रेफर करते हैं. इसमें देखें इसमें डिस्काउंट रेट, क्योंकि डिस्काउंट फैक्टर जो है बिकॉज ऑफ दिस डिस्काउंट फैक्टर काफी बढ़ गया. बाकी चीजें दे आर दी सेम थिंग. और एंड में नेट प्रेजेंट वैल्यू या नेट प्रेजेंट वर्थ कितनी आई है, नेट वर्थ इज 45,268 विच इज सेम एज द प्रीवियस एग्जांपल वी डिस्कस. जहां तक डेरिवेशन वगैरह की बात है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, हाउ इट्स गोइंग, इट इज ड्रिवन. दिस वन एंड दिस वन एक्चुअली ये प्रीवियस उसका कि प्रीवियस उसमें हमने किस तरह वो किया था. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, जस्ट फॉर सेक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज दैट इज गिवन टू यू. एक्चुअल में आपने करना क्या है, दैट इज ओनली थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज दिस फार्मूला. Now we move forward. Adjusted discount method की है. In this case illustration के लिए आपको दिया गया है कि how it is done. इसमें देखें year y नॉट की सेम फैक्टर की जो हमने डिस्कस किया था कि फैक्टर हमेशा क्या होता है, 1 होता है, तो इस वजह से दैट रिमेन सेम. इनिशियल आउटफ्लो की वैल्यू इतनी रही. 32,000 की आप बात करते हैं तो इट केम डाउन. 32,000 को हमने प्रेजेंट P by F एंड देन दिस यानी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से वो मल्टीप्लाई किया. देन दिस डिस्काउंट रेट आपको ने देखें ये जो था
दैट वाज योर डिस्काउंट रेट हमने डिटरमिन किया था यूजिंग द फार्मूला ऑफ दिस। ये इस फार्मूले से हमने ये डिस्काउंट रेट डिटरमिन कर लिया था, तो हमने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इस पे अप्लाई किया है, तो देन वी गॉट दीज वैल्यूज जो कि आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट की गई हैं। अगर आपको प्रीवियस उसमें थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम है या समझ नहीं है, तो ये क्या है, ये दीज वर दी इनिशियल वैल्यू जो कि हमने अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज की वैल्यूज ली थी जो आपको टेबल में दी गई थी। एंड आफ्टर गोइंग हमने क्या किया, सिंपली प्रीवियस मेथड से एडजस्टेड डिस्काउंट मेथड में क्या किया, हमने दोनों स्टेप्स को कंबाइन किया, जिसकी वजह से वंस अगेन आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर काफी बड़ा हो गया, लेकिन एंड रिजल्ट दैट इज द सेम एज प्रीवियस। इसमें देखें अब देखें दैट इज मार्केट इंटरेस्ट कन्वर्टिंग एक्चुअल डॉलर। इसमें क्या है, इस इलस्ट्रेशन में आपको क्या बताया जा रहा है कि एक्चुअल डॉलर्स टू प्रेजेंट वर्थ बाय अप्लाइंग मार्केट इंटरेस्ट रेट, मार्केट इंटरेस्ट रेट को अप्लाई करने। ये देखें दैट इज योर मार्केट इंटरेस्ट रेट। ये प्रीवियस हमने कैलकुलेशन की है, ये क्या है, दैट इज एक्चुअली योर मार्केट इंटरेस्ट रेट। जो डिस्काउंट रेट है ये क्या होगा, दैट इज योर मार्केट इंटरेस्ट रेट। और मार्केट इंटरेस्ट रेट की क्या खास बात है, इसमें क्या है, इन्फ्लेशन को भी आपने क्या किया हुआ है, इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट किया हुआ है, यानी कि इन्फ्लेशन इट्स ऑलरेडी एडजस्टेड, इसमें इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट भी आपको मिल रहा है। इसमें देखें अगर आप इसे वो करेंगे तो यू वुड फाइंड द सेम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एंड यू गेट सेम रिजल्ट्स। रिजल्ट्स में दैट इज द टोटल या नेट वर्थ है। और इसमें क्या किया आपने, रादर देन हमने इसे क्या लिया, दैट इज हमने इसे क्या ले लिया, मार्केट इंटरेस्ट, कि ये क्या मार्केट इंटरेस्ट क्या होगा, यानी कि मार्केट इंटरेस्ट रेट कितना है, दैट इज कि ऑर्डिनरी इंटरेस्ट रेट प्लस इन्फ्लेशन, जिसमें इन्फ्लेशन भी एडजस्ट की हो। नाउ वी कैन टेक अप द टॉपिक इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन प्रोडक्ट कैश फ्लोज। कैश फ्लोज पे क्या इम्पैक्ट होता है, आइटम्स जो बेसिकली कैश फ्लोज में आपको मिलेंगे दे आर गोइंग टू बी, सबसे पहले डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है, इसका इन्फ्लेशन का इस पे क्या इम्पैक्ट होगा। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस की जहां तक बात है, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस यूजुअली किस पे चार्ज किया जाता है, चार्ज टू टैक्सेबल इनकम इन डॉलर ऑफ डिक्लाइनिंग वैल्यू, यानी डिक्लाइनिंग फ्यूचर में जाएंगे। फॉर एग्जांपल आज अगर आपने डिप्रिसिएशन, मैं कहता हूँ एक मशीन है, उसकी M1 के नाम से मशीन लेता हूँ, उसकी ईयर 5 ईयर्स लाइफ है और इसकी वैल्यू 100 है, तो 1 2 ईयर 5 हर साल कितनी होगी, 20 आपने डिप्रिसिएशन लेनी है। Y2 में भी 20 होगी, Y3 में भी 20 होगी और Y4 में भी 20 है, एंड देन यू गॉट Y5 में भी 20 है। इसमें क्या होगा यार, आज का जो नेक्स्ट ईयर का 20 है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, ऑब्वियसली ड्यू टू इन्फ्लेशन। इनकी वैल्यू क्या होती जाएगी, दे वुड नॉट बी द सेम, इन्फ्लेशन की वजह से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्चुअल में डिप्रिसिएशन की वैल्यू ड्रॉप होती जाएगी। दैट इज द सेम आर्ग्यूमेंट गिवन हियर। इसकी वजह से क्या होता है, टैक्सेबल इनकम इज ओवरस्टेटेड, टैक्सेबल इनकम ज्यादा ओवरस्टेट होती है, रिजल्टिंग इन हायर टैक्सेस, जिसकी वजह से टैक्सेस आपके काफी ज्यादा हाई होते हैं। इसमें देखें नोट दिया हुआ है हिस्टोरिकल कॉस्ट पे होती है, यानी कि जितने की आपने मशीन ली, लेट्स से 2010 में आपने मशीन ली थी, दैट वाज वर्थ 100, तो यार आप वो डॉलर वैल्यू की भी बात करें, इन्फ्लेशन की वजह से अब 2013 में उसकी वर्थ 100 होगी नहीं, लेकिन आपने क्या किया है कि डिक्लाइनिंग वैल्यूज है, लेकिन आपने यहाँ पे तो 20 ही लिया है, यू हैव नॉट एडजस्टेड इट, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी टैक्सेबल इनकम इज ओवरस्टेटेड, यानी कि ओवरस्टेट हो सकती है या इवन अंडरस्टेट भी हो सकती है अगर आपने बहुत ज्यादा हो, लेकिन बेसिकली इट्स गोइंग टू बी ओवरस्टेटेड, ज्यादा जो आर्ग्यूमेंट यहाँ पे दिया हुआ है।
और टैक्सेस आपको हायर पड़ेंगे, यानी कि आपने देखें, इफ यू वांट टू टेक एग्जांपल कि यार 100 माइनस 20 दैट वुड बी 80, लेकिन ये 20 जो थे दैट वाज नॉट वर्थ टुडेज 20, आज के $20 के बराबर नहीं थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि लेट्स से मैं कहता हूँ कि ये 15 के बराबर होने चाहिए थे, जिसकी वजह से आपका क्या होना चाहिए था, एक्चुअल में इसकी 75 होती तो आपका प्रॉफिट भी 5 से लेस होता, लेकिन आपने क्योंकि ये नहीं की, आपने इसे 20 ही लिया, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट क्या हो गया, $5 से अप हो गया है। और इस $5 पे आपको क्या है, एक्स्ट्रा टैक्सेस या टैक्स देना पड़ रहा है। इसके बाद है सैल्वेज वैल्यू, इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। सैल्वेज वैल्यू क्या होती है, इसे हम रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होगा इस पे, इन्फ्लेशन सैल्वेज वैल्यू कंबाइंड विद, देखिए सैल्वेज वैल्यू देखेंगे यही है मशीन M1 की मैं एग्जांपल लेता हूं कि इसकी जो थी सैल्वेज वैल्यू, ये आपने ली थी 2010, 2010 में ली थी, 2015 में आपने इसे क्या कर देना, सेल कर देना। सेल कितने की, आपने 100 की ली थी, 2015 में आफ्टर डिप्रिसिएशन के बाद आपने इसे बेचा कितने का, आपने कहा 100% इसे 5 ईयर्स पे डिप्रिसिएट कर दिया था, और उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, 0 होनी चाहिए थी बुक वैल्यू, लेकिन आपने बेची तो ये क्या हुआ कि स्क्रैप में $20 की बिक गई, तो ये क्या हो जाएगा आपका, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा, तो ये क्या होगा, टैक्सेबल है। टैक्स रेट जो है मैं कह देता हूं कि लेट से फॉर पर्पज ऑफ सिंपलिसिटी 50% टैक्स है, तो आपको कितना टैक्स देना पड़ा है, $10 आपने टैक्स इस पे दिया। एंड ठीक है, आपका टैक्स बर्डन $10 से बढ़ गया, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आज की ये जो थी $20 जो था दिस, ये जो $20 था ये तो कितने साल बाद है, 2010 से के हवाले से अगर आप देखें $20 जो हैं दे आर दे वर्थ, बेसिक क्वेश्चन क्या है, मैं कहता हूं कि यार इज इट वर्थ इट। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं कि यार 2000 जो है 2015 के में जो आपको $20 मिलने हैं, क्या वो 2010 के $20 के बराबर है, गिवन दैट के हमारे पास क्या है, इन्फ्लेशन है, जो जनरल हमने कहा। अगर इन्फ्लेशन है तो क्या आपका आंसर होगा, एक्चुअली दैट शुड बी नो, सिंपल सी बात है, नहीं। उसकी वजह क्या है, $20 की वैल्यू उतनी, परचेजिंग पावर इतनी नहीं रही, उसकी वजह क्या है, विद पैसेज ऑफ टाइम इन्फ्लेशन की वजह से वो क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। लेकिन एट द सेम टाइम अगर डिफ्लेशन हो तो फिर आपका क्या आंसर होगा, इज इट स्टिल, क्या वो बाकी $20 के बराबर ही है, यस। वेल एक्चुअली अगर आप यस कहते हैं देन यू आर रॉन्ग। उसकी वजह क्या है यार, नो, वो $20 के बराबर नहीं होगी आपके। उसकी वजह क्या है कि डिफ्लेशन के केस में, उसकी इन्फ्लेशन के केस में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, डिफ्लेशन के केस में इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अब वो $20 से लेट से $20 प्लस में होगी, और इसमें क्या होगी, लेस देन 20 होगी, $20 प्लस साइन मैंने किया कि मोर देन 20 होगी। सो दैट इज द बेसिक या आर्ग्यूमेंट ये जो दिया गया है इन दिस स्लाइड, दैट इज हाउ इट शुड बी या हाउ इट इज एक्सप्लेन्ड या इट शुड बी एक्सप्लेन्ड एज फार एज दिस इज कंसर्न। लोन रीपेमेंट, इन्फ्लेशन पे का क्या इम्पैक्ट होगा,
इसमें क्या है, इट्स नॉट दैट बैड, इन्फ्लेशन इतनी बुरी नहीं होती जितनी हम कहते हैं, ऑल्दो काफ़ी कंज्यूमर वगैरह के लिए काफ़ी बुरी होगी, लेकिन फॉर पीपल हु आर गोना रीपे द लोन या जिन्होंने लोन लिया है तो वो क्या हो जाएगी, काफ़ी उनके लिए एक चीज़ बेहतर होगी। उसकी वजह क्या होगी कि डिक्रीजेस एक्चुअल में यार कि वही एग्जांपल है प्रीवियस एग्जांपल को, इफ़ यू लुक एट दिस एग्जांपल जो मैंने आपको दी है, इसे आप रिवर्स पे ले जाएं। इस पे मैं कह देता हूँ कि लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, मैं कहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि $1 मिलियन अगर कोई मुझे दे देता है, मैंने लोन ले लिया, रीपे कब करना है, पे करना है जी लेट्स से 10 ईयर्स, 10 साल में मैंने रीपे करना है। इसमें क्या होगा, आज के $1 मिलियन में मैं कहता हूँ परचेजिंग पावर जस्ट फॉर सेक ऑफ इलस्ट्रेशन, $1 मिलियन में मैं कह देता हूँ 1 मिलियन लीटर पेट्रोल ले लेता हूँ मैं, $1 पर लीटर के हिसाब से। और रीपेमेंट कब करनी है, मैंने 10 साल में करनी है। और 10 साल में मैं कहता हूँ कि इसका ही ना ये यूनिट प्राइस या 1 लीटर पेट्रोल जो है, एक लीटर पेट्रोल जो है इसकी कीमत कितनी हो जाती है, मैं कहता हूँ $5 हो जाती है। इन दिस केस आई एम रियली, देखें मैं भी 1 मिलियन लीटर लूंगा और फ्यूचर में जाके कितना लूंगा, दैट वुड बी ओनली 200,000 या 2 लाख लीटर मैं ले सकूंगा, तो मैं तो बड़े फायदे में रहूंगा इन दिस सिचुएशन। एंड आई स्टिक टू दिस एग्जाम्पल, ज्यादा कम्प्लेक्स नहीं करता। इसमें देखें सिंपल सी बात आती है कि यार मैंने कितने, अभी मैंने 10 लाख लीटर पेट्रोल लिया, फ्यूचर में मैं जाके कितना दे रहा हूँ, यानी कि इससे इन टर्म्स ऑफ पेट्रोल अगर आप देखें, आज मैं 10 लाख लीटर पेट्रोल ले लेता हूँ, 1 मिलियन लीटर लेता हूँ, फ्यूचर में मुझे कितना देना पड़ा, आई ओनली हैव टू गिव बैक इन टर्म्स ऑफ पेट्रोल 2 लाख लीटर दे रहा हूँ। तो इस वजह से क्या होगा, डेट फाइनेंसिंग की कॉस्ट जो होगी वो मुझे, ये कॉस्ट जो है दैट इज रियली लो, मेरे लिए बहुत फायदा है। क्यों, क्योंकि मैंने आज जो लिया $1 मिलियन लिया है, तो फ्यूचर में जाके मैं कितना दूंगा, $1 मिलियन ही पे करूंगा या रीपे करूंगा। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है इन्फ्लेशन का क्या है, वर्किंग कैपिटल ड्रेन, कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल इंक्रीजेज। उसकी वजह क्या है, वर्किंग कैपिटल में होता क्या है यार, मेनली क्या होगा, स्टॉक होगा जो मेन आइटम होगा वर्किंग कैपिटल में। इसके अंदर क्या होगा, स्टॉक होगा, ये आपका क्या होगा, विद पैसेज ऑफ टाइम, जो टाइम बढ़ेगा, टाइम गोस, इसकी प्राइसेस भी क्या होंगी, ये भी इंक्रीज होंगी। उसकी वजह क्या होगी, यू डू नॉट, वर्किंग कैपिटल आप अपना इन्वेस्ट जरूर करते हैं लेकिन यू हैव टू बाय इट, यानी रॉ मटेरियल अगर चाहिए तो क्या होगा। इसके एक एग्जांपल ले लें यार, आज से लेट्स से कि आप, मैं कहता हूं कि आप एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चला रहे हैं, आज 2000, मैं कहता हूं कि आज सपोज कर लेता हूं 2010 है, सपोज कर वी गो बैक इन टाइम एट 2010, 1 जनवरी, 1 जनवरी 2010 में हम बैठे हुए हैं या चले गए। उस टाइम मैं परचेज कर लेता था 200 रुपए की बोरी थी सीमेंट, एक बैग जो था सीमेंट का 200 का लेता था, और अब कितने का ले रहे हो, 2013 में इसकी जो बैग की कीमत है ये 400 हो गई है। अब मैंने बिल्डिंग बनानी है तो मुझे वर्किंग कैपिटल के तौर पे क्या, सीमेंट, रेत, बजरी, ये सारा चाहिए, क्योंकि ये जिस तरह महंगा हुआ है इसी तरह बाकी चीजें भी महंगी होंगी, तो ये क्या होगा, वर्किंग कैपिटल ड्रेन इसे हम कहेंगे। नेक्स्ट आइटम इज रेट ऑफ रिटर्न ऑन एंड नेट प्रेजेंट वर्थ और net present value, they would be same thing. अगर revenues for example you got 10% inflation,
तो आपको क्या है कि अगर आपके रेवेन्यूज भी कितने ग्रो करें, अगर आपके रेवेन्यूज भी 10% ग्रो करते हैं तो आपकी क्या होगी, एनपीवी कांस्टेंट होगी। अगर आपके रेवेन्यूज 15% ग्रो करते हैं तो दैट वुड मीन कि आपके नेट प्रेजेंट वैल्यू पे क्या होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि मोस्ट ऑफ टाइम इन्फ्लेशन 10% इंक्रीज होती है लेकिन आप प्राइसेस 10% नहीं बढ़ा सकते। लेट्स सपोज कि आपने प्राइसेस जो बढ़ाई है या आपके रेवेन्यूज जो हैं वो सिर्फ प्राइसेस या रेवेन्यूज वो सिर्फ 5% ग्रो करें, तो इसका क्या मतलब होगा, आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू या नेट प्रेजेंट वर्थ इन फ्यूचर क्या हो जाएगी, प्रोजेक्ट की, दैट वुड गो डाउन, काफी कम हो जाएगी। देखें लो रेट, क्योंकि नेट उसकी वजह क्या होगी, कैपिटल वर्किंग कैपिटल ड्रेन से मुराद क्या थी कि प्राइसेस क्या हो जाएंगी, इंक्रीज होंगी। तो आपका क्या होगा यार, आपके बिजनेस पे क्या इंपैक्ट होगा, प्राइसेस अगर बढ़ जाती हैं वर्किंग कैपिटल की, दैट मीन्स कि आपकी कॉस्ट, देखें वर्किंग कैपिटल से, लेट मी पुट इट ओवर हियर, इफ से मैं स्टार्ट करता हूं, इफ वर्किंग कैपिटल प्राइसेस जो है, या मैं कह देता हूं कॉस्ट, वर्किंग कैपिटल की प्राइसेस या कॉस्ट अगर इंक्रीज होती है तो उससे क्या होगा, सबसे पहली चीज है आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी, और आपका प्रॉफिट किधर जाएगा, प्रॉफिट डाउन हो जाएगा। प्रॉफिट डाउन होगा तो इसका क्या मतलब है, दैट अल्टीमेटली मीन कैश फ्लोज भी आपके क्या हो जाएंगे, ये भी डाउन हो जाएंगे या डिक्रीज कर देंगे। अब आगे क्या होगा, कैश फ्लोज भी डाउन हो गए, वर्किंग कैपिटल भी, तो इसकी क्या होगी, एनपीवी भी आपकी क्या हो जाएगी, ये भी मैं कह देता हूं कि सेम टर्मिनोलॉजी यूज करता हूं, डाउन हो जाएगी। और इसकी वजह से आपके फ्यूचर में प्रोजेक्ट वगैरह काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगे कि नेट प्रेजेंट वैल्यू हो सकता है डाउन होने के बाद क्या हो जाए, इवन नेगेटिव हो जाए। देन व्हाट आर यू कैन डू, उसके लिए आपका, इफ यू वांट टू काउंटर इट, अगर आप इस चीज से बचना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू अवॉइड करना है आपने। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, प्राइसेस भी प्राइसेस रेज करनी होगी। मिनिमम कितनी होगी, मिनिमम प्राइसेस जो होगी रेज कितनी करनी होगी, रेज करनी होगी या इंक्रीज करनी होगी, दैट वुड बी इक्वल टू, that would be equal to inflation rate. एक्सेल एग्जांपल है, जैसे स्टार्ट ऑफ लेक्चर मैंने आपको बताया था कि इसमें होगी, इसमें देखें हमने ये एग्जांपल ली गई है कि ऑपरेटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 13,000 है, सैलरीज वैल्यू जो है मशीन की दैट इज 10,000, कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट जो है दैट इज 23,500, इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी 15,000 की है, जनरल इन्फ्लेशन 0.5 या 5% है, इन्फ्लेशन फ्री इंटरेस्ट रेट 20%, इनकम टैक्स रेट जो मार्केट इंटरेस्ट जिसमें इन्फ्लेशन और ये दोनों ऐड किए जाए दैट इज 26%, और इनकम टैक्स रेट कितना है, दैट इज 40%। इसमें देखें ना, इसमें एक सिंपल सी आपको दी गई है कि नेट प्रेजेंट वर्थ इसमें कैलकुलेट करके दी गई है। एज आई सेड के बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस, इस स्लाइड का बेसिक ऑब्जेक्टिव इज नॉट कि आप लोग कैलकुलेशन कैसे होगी, ओनली थिंग यू नीड टू डू इज फोकस योर अटेंशन ऑन वन थिंग एंड दैट इज के हाउ इट इज, या एनपीवी या आईआरआर, हाउ दे आर इफेक्टेड बाय इन्फ्लेशन। इसमें देखें नाउ इफ यू लुक एट इट,
इसमें सैलवेज वैल्यू, एक्चुअल कैश फ्लोज की जहां तक है, नेट कैश फ्लोज 15,000 यहां पे है, एंड दे गो I'll move to next slide, दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज वगैरह, और आपको वो बाकी डिटेल दी हुई है। आपने क्या करना है कि आपने कैश फ्लोज कैलकुलेट करने हैं, तो उसके लिए क्या होगा, इन्फ्लेशन रेट आपको 5% यहाँ पे दिया हुआ है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में है, नेट इनकम आपके पास है, यहां से अगर आप देखें दैट वुड यू वुड फाइंड दैट आउट, नेट इनकम हर साल की आपके पास नेट इनकम दी हुई है। देन यू हैव डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट कैश फ्लोज, तो इसमें एक्चुअल डॉलर कैश फ्लोज की अगर आप बात करेंगे तो दीज आर योर डॉलर कैश फ्लोज। उसमें हमने क्या किया, नेट इनकम है, इसके अंदर हमने क्योंकि पहले हमने प्रीवियसली डेप्रिसिएशन लेस की होगी, तो दैट इज हाउ इट्स गोइंग टू बी डन। और कांस्टेंट डॉलर कैश फ्लोज क्या है, हियर वी हैव कैलकुलेटेड इट। इसका फार्मूला हमने क्या यूज किया है, वो प्रीवियस वही फार्मूला है जो हमने प्रीवियस स्लाइड्स में भी किया था। ओनली थिंग इन केस के अगर आपने वो करना है, जस्ट कीप दिस इन माइंड कि यार दिस इज योर सिनेरियो जो भी है। आई हैव नॉट गिवन यू दी होल एग्जांपल नहीं दी, बिकॉज वन थिंग इट्स फॉर इलस्ट्रेशन पर्पसेस। तो इस पे क्या है, हमने वही फार्मूला यूज किया है टू कैलकुलेट कैश फ्लो, कांस्टेंट उसमें कैलकुलेट किया है। और इसमें लास्ट वन क्या है, ईपीवी, ईपीडब्ल्यू या इक्विवेलेंट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की गई है, एंड आफ्टर डिस्काउंट, इन दोनों को डिस्काउंटिंग के बाद दैट वुड यू वुड गेट दिस। इसमें देखें नेट प्रेजेंट वर्थ इसकी कितनी आ रही है, दैट इज 587। या नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है दैट इज आफ्टर एडजस्टिंग फॉर दिस, क्योंकि ये क्या होगी, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी नेगेटिव है। तो ये आपने क्या करनी, इसमें से यू जस्ट हैव टू टेक इट आउट। जनरल इन्फ्लेशन लेवल जो है एवरेज दैट इज 10% हमने एज्यूम किया हुआ है इन दिस केस। इसमें देखें प्रिंसिपल क्या है कि ट्रू और रियल रेट ऑफ रिटर्न शुड बी बेस्ड ऑन कांस्टेंट डॉलर। बिल्कुल सही है कि प्रिंसिपल हमारा यही कहता है कि कांस्टेंट डॉलर उस पे होना चाहिए। कांस्टेंट डॉलर का अगर आप देखते हैं तो दैट इज गिवन टू यू ओवर हियर, एंड इफ द रेट ऑफ रिटर्न इज, कि कैसे कैलकुलेट होगा, दैट इज वी यूज दिस फार्मूला, और आपके पास क्या आता है, you'd get these values, आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। इसमें देखें हमने पहले क्या किया था, वी कैलकुलेटेड IRR हमने कैलकुलेट की है, दैट IRR केम टू दिस एंड 31.34, जो कि हमने क्या किया, दैट इज एक्चुअली योर IRR की वैल्यूज हमने इसमें डाली है। और अब देखें कि ये वैल्यूज कितनी आती है, एक्चुअल में एक बार कितना आता है। तो इससे क्या हुआ, पहले हमारी IRR वाज रियली हाई। इफ यू लुक एट इट, इसमें देखें इनिशियल उसका देखें, तो इफ यू लुक एट इनिशियल डाटा एंड देन यू कम बैक टू इट, पहले हमारा एक्चुअल टू सम इट अप समराइज करें तो उसमें क्या होगा, 30,000 हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की है, आपके पास ये रिटर्न्स है, आपके पास IRR कितनी आई है, अगर ये हम 10% लेते हैं तो IRR कितनी आनी चाहिए, दैट इज 31.34%। लेकिन रियल उसमें कितना होना चाहिए, दैट बिकम्स, आपकी IRR कितनी हो जाती है अगर आप ये डिस्काउंट रेट लगाएं, दैट वुड बी नॉट दिस।
यानी कि आपने जो IRR कैलकुलेट की थी 31.34 विच वाज नॉट करेक्ट, एक्चुअल में होनी कितनी चाहिए कि अगर आप इसे डिस्काउंट करते हैं तो आपने डिस्काउंट रेट 19.4 का ले तो दैट वुड नॉट बी करेक्ट, या आपकी एक्चुअल IRR 31.34 नहीं होगी। थिंक अबाउट इट कि इसका आप पे के प्रोजेक्ट पे क्या होगा। आपने IRR कैलकुलेट की, लेट्स से कि नेट प्रेजेंट वैल्यू या डिस्काउंट फैक्टर आपने कहा हमारी IRR 31.34 होनी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या है कि दैट वाज नॉट द केस। सपोज कर लेते हैं कि IRR जो थी वो कितनी आ गई, और इन दिस केस 19.40 है, तो कितना डिफरेंस आ गया। दैट मीन्स कि अगर आपका डिस्काउंट रेट वाज 26%, तो दैट मीन्स इसका क्या इम्पैक्ट होगा। जस्ट नीड टू आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द प्रीवियस लेक्चर, जितने भी हमने डिस्कशंस किया उसमें, टू समराइज इट, अगर आपने एंड करना है या कंक्लूड करना चाहें क्या कंक्लूजन होना चाहिए, तो इन दिस केस आपने इस एग्जांपल को जो देखना है, इवन इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द प्रीवियस वन, तो उसका मैंने आपको पहले भी कहा था कि यू डोंट नीड टू वरी, उसकी इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सिंपल बिकॉज ऑफ इलस्ट्रेशन पर्पजेस के लिए था। इफ यू वांट यू कैन फॉरगेट अबाउट इट, आप इस एग्जांपल को छोड़ें, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन दैट। और इसमें क्या है कि नाउ IRR हैज कम डाउन, अगर IRR नीचे आ जाती है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। देखें, अगर IRR और नेट प्रेजेंट वैल्यू का भी उस पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होगा कि नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, IRR का रेट भी नीचे आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट वुड बी इन जेपरिटी, शुड यू एक्सेप्ट इट और नॉट, दैट बिकम्स अ मेजर प्रॉब्लम। आप लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा फॉर पर्पज ऑफ डिसीजन मेकिंग। देखें, समरी की बात करें, वी आर गोना समराइज इट सिंपली बिकॉज उसके दो रीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू, एंड सेकंड वन इज कि इसमें डिटेल में थोड़ी सी समरी है, सिंपली बिकॉज दैट इज सॉर्ट ऑफ अ न्यू टॉपिक फॉर यू गाइस एंड यू हैव टू कीप इन माइंड। एक दो चीजें आपने ध्यान में रखनी है विद रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक। मेन पर्पज ऑफ दिस टॉपिक वाज कि आपको डायनामिक्स पता हो, ये क्या हो सकता है या व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज। लाजमी नहीं है कि यू हैव टू अप्लाई ईच एंड एवरीथिंग फॉर पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन, आपको सारी चीजें अप्लाई करनी हो, लेकिन फॉर सेक ऑफ नॉलेज यू एज स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस यू शुड नो अबाउट दिस। इफ यू गेट द बेसिक आइडिया भी आपको पता लग जाता है कि इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट होगा, दैट इज रियली गुड फॉर यू एंड फॉर पर्पज ऑफ नॉलेज दैट इज इवन बेटर because it's gonna go a long way. It's not gonna just end के with this subject. Future में जितने भी आप subject पढ़ेंगे, if you keep the field of finance for future studies, that would be really helpful for you. Now we'll come back to the summary of topic. इसमें देखें, आपके पास है you got CPI Consumer Price Index है, होता क्या है, that tells you कि यार ये एक्चुअल में क्या कर रहा है। इट टेल्स यू अबाउट चेंजेस ऑफ प्राइस लेवल इन टर्म्स ऑफ मेजर एक्सपेंडिचर ग्रुप्स। जैसे आपके मेजर एक्सपेंडिचर पाकिस्तान में अगर आप बात करें तो क्या होगा, बिजली, घर के बिल है, खाने की चीजें हैं, दी अदर थिंग वुड बी क्लोथिंग है, स्कूल वगैरह की फी है, ट्रांसपोर्ट के फेयर है, ऑल ऑफ दीज। इसमें कितनी चेंजेस आई है, इसका स्टैटिस्टिकली जब आप मेजर करते हैं उसमें डिफरेंस देखते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज, तो इसे हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के कंज्यूमर की जो प्रोडक्ट्स हैं जनरल यूजेज की, उसका क्या इम्पैक्ट है, या वो बढ़ी है या कम हुई है। इन्फ्लेशन क्या होती है इन टर्म्स, डिस्क्राइब्स द डिक्लाइन इन परचेजिंग पावर, और इसे आप कैसे वो कर सकते हैं कि एक ही प्रोडक्ट की प्राइसेस जब आपकी बढ़ती जाएंगी विद पैसेज ऑफ टाइम। पेट्रोल उसकी प्राइम एग्जांपल है। इफ यू लुक एट इट, आज से 3-4 साल पहले उसकी क्या प्राइस थी और अब क्या प्राइस है, वो किस वजह से बढ़ी, दैट इज ड्यू टू इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होगी, इंक्रीज इन परचेजिंग पावर, और क्या होगी, जनरल प्राइस लेवल आपका फॉल कर रहा होगा। यू हैव टू कीप इन माइंड कि यार एक दो प्रोडक्ट से आप कंपेयर नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल देयर माइट बी थिंग्स, कई चीजें ऐसी होंगी जो कि आपको 5 साल पहले काफी महंगी मिलेगी। फॉर उसकी एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मोबाइल। फाइव ईयर्स गो इसकी क्या थी, प्राइसेस वर कंपैरेटिवली हाई। पाकिस्तान की अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा हाई थी,
जनरल एक नॉर्मल था मोबाइल जिसमें आप कहते हैं कैमरा वगैरह, उसकी एवरेज प्राइस सपोज कर लेता हूँ, आई थिंक दैट वाज राउंड अबाउट एटलीस्ट 5000 थी। लेकिन अब उसी ज़्यादा एडवांस लेवल का आपको अगर 2000 में मिल जाता है, और मैं कहता हूँ कि इसमें एडवांस है, एडवांस फीचर्स के साथ उससे बेहतर मोबाइल अगर आपको 2000 में मिल रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान में डिफ्लेशन है सिंपली बिकॉज आपके एक उसकी प्राइस डाउन होगी। यू हैव टू कीप इन माइंड विद रिस्पेक्ट टू दिस, इन्फ्लेशन को भी डिफ्लेशन को हमेशा सीपीआई के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, ओवरऑल प्राइस इंडेक्स बढ़ा या कम हुआ है। जनरल इन्फ्लेशन रेट जो है दैट इज एफ बार से हम इसे डिनोट करते हैं, और ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज गोइंग टू बी सीपीआई एन माइनस वन डिवाइडेड बाई सीपीआई एन माइनस वन। ये क्या होगा, जो लेट से वाई नॉट का है और वाई वन का जो होगा सीपीआई या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कितनी चेंज हुई है, एंड यू जस्ट नीड टू परसेंटेज कैलकुलेशन करेंगे। ये चेंजेस दैट इज एक्चुअली टेलिंग यू कि कितने परसेंट चेंज हुई है, ये क्या चेंजेस है। देखिए एज पर प्रीवियस स्लाइड, जो प्रीवियस स्लाइड में भी हमने डिस्कशन की थी, उसमें एक चीज जो हमने ली थी दैट वाज एग्जांपल ऑफ मोबाइल फोन। जैसे मैंने कहा कि आज से 5 years अगो या 5 साल पहले इसकी जनरल जो स्पेसिफिकेशन जो हमने मोबाइल की थी, इसकी कॉस्ट थी 5000, और अब वो कितनी होगी, दैट इज 2000। तो इसका क्या मतलब है, इट्स नॉट, जैसे पहले भी बात की डिफ्लेशन नहीं थी, तो इस आपने क्या करना है कि उस टाइम बेशक आप मोबाइल आपकी वाइड कमोडिटी जिसकी प्राइस नीचे आ गई है, लेकिन दैट डजंट एट द सेम टाइम यू नीड टू लुक एट अदर प्रोडक्ट्स या कमोडिटीज एज वेल उनके, और उसका क्या होगा, वंस अगेन आपने सीपीआई के कॉन्टेक्स्ट में रख के ही बात करनी है। एवरेज इन्फ्लेशन अगर आपने कैलकुलेट करनी होगी, और उसके लिए हमारे पास इंडेक्स होता है हमेशा जो कि आपको ये बताएगा कि मोबाइल के अलावा दूसरी एक्सेसरीज जैसे सीपीआई है, इसी तरह आपकी प्रोडक्शन के हवाले से होगा कि उसका क्या इंडेक्स चल रहा है, कितनी इन्फ्लेशन एंड सो ऑन। एक्चुअल डॉलर क्या था, इन्फ्लेशन, एक्चुअल डॉलर क्या होता है, जो बताता है इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है। कांस्टेंट डॉलर यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर उसकी वैल्यू कितनी होगी, यानी कि वाई नॉट में जो आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो हम कहते हैं ईयर 0 में कितनी उसकी वैल्यू थी, उस हिसाब से आपने एडजस्ट करते हैं। जो प्रोसेस से इन लेक्चर प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किए थे, इसमें भी थोड़ी सी डिस्कशन हुई थी। इंटरेस्ट रेट क्या है, मार्केट इंटरेस्ट रेट क्या चीज है, इसमें क्या होगा, दैट वुड इंक्लूड इन्फ्लेशन एंड इन्फ्लेशन फ्री, ऑब्वियसली दैट मीन्स के जिसमें इन्फ्लेशन इंक्लूड नहीं होगी। टर्मिनोलॉजी से डू नॉट कंफ्यूज योरसेल्फ विद टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन दिस स्लाइड। आप अगर यूज करना चाहे तो इसे क्या कर सकते हैं, मार्केट इंटरेस्ट को यू कैन डिनोट एमआई भी कर सकते हैं, एंड फॉर इन्फ्लेशन फ्री तो ये क्या होगा, रियल रेट का इंटरेस्ट रेट होगा, रियल रेट होगा, तो इसके लिए आप कर सकते हैं रियल आरआई या रियल इंटरेस्ट रेट, वट एवर यू वांट, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। और कैलकुलेशन की जहां तक बात आती है, डिफ्लेशन मेथड के 2 स्टेप्स हैं, वी हैड 2 स्टेप्स। कन्वर्ट हमने क्या कहा था, डिफ्लेट किया था, कन्वर्ट एक्चुअल डॉलर बाय डिफ्लेटिंग विथ जनरल इन्फ्लेशन रेट से आपने इसे डिफ्लेट कर दिया था, इसकी वैल्यू को रिड्यूस किया था, एंड उसके बाद क्या थी प्रेजेंट वर्थ या प्रेजेंट वैल्यू अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो उसे क्या था, डिस्काउंट रेट आई से, जो कि रियल डिस्काउंट रेट था, उससे क्या कर दिया था, डिस्काउंट कर दिया था। प्रीवियसली भी हमने जो किया था उसमें था क्या कि एक्चुअल में जो हमारे पास होता है कि जो हमने कहा था जो मार्केट इंटरेस्ट रेट था उसमें क्या कुछ इंक्लूडेड था, उसमें एक तो ये इन्फ्लेशन थी और दूसरी चीज क्या थी कि आपका इंटरेस्ट रेट या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी था।
और दैट इज हाउ इट इज डन, डिटेल में डिस्कस किया था। एंड द लास्ट पॉइंट इज एडजस्ट डिस्काउंट मेथड या एडजस्टेड डिस्काउंट मेथड में क्या है कि रादर देन कंप्यूटिंग, ये हम 2 स्टेप्स लेने के बजाय हम इसे क्या करते हैं, वी डू इट इन 1 गो या 1 इंटरेस्ट, और इसमें हम क्या करते हैं, मार्केट इंटरेस्ट रेट हम लेते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम दैट वुड बी गिवन टू यू, लेकिन डिटेल में जाने का मकसद ये था सो यू वुड नो लिटिल बिट अबाउट द डायनामिक्स। एंड दैट्स इट फ्रॉम मी। Inshallah, in next few lectures, we are going to discuss the working capital in context of capital budgeting के उसका किस तरह आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं या वर्किंग कैपिटल कैसे मैनेज किया जा सकता है। Why? Simply because it is a vital component। और आज के लेक्चर में भी हमने एक चीज़ जो देखी थी वर्किंग कैपिटल ड्रेन की, कि उसका क्या इम्पैक्ट होता है, तो हाउ डू यू कैलकुलेट ऑप्टिमम क्वांटिटी वगैरह कैसे कैलकुलेट करेंगे एंड सो ऑन सो फॉर्थ। That's it from me now. Take care of yourself and Allah Hafiz. See you next time around.